the process of confine a wave. अच्छा जी, इज कॉल्ड पोलराइजेशन, यानी प्रोसेस ऑफ कन्फाइन अ वेव टू पास थ्रू इन वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अभी तक शायद स्टेटमेंट से तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। देखो आपके पास ना एक तो बात याद रखनी है कि जो पोलराइज्ड होती है ना, जस्ट ट्रांसवर्स वेव होती है। आप ट्रांसवर्स वेव की यूनिकनेस में या उसकी प्रॉपर्टीज में ये बात आप कर भी सकते हो कि जो पोलराइज्ड होती हैं जस्ट ट्रांसवर्स वेव होती हैं, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको बताता हूँ कि ट्रांसवर्स वेव आपको पता है ना क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में होती है। ट्रांसवर्स वेव हमेशा क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में होती है, यानी ये वेव कुछ इस तरह मूव कर रही होती है। अभी आपने तो जस्ट इसको शायद ये देखा है कि ये वेव ना टू डायमेंशनल होती है, लेकिन एक्चुअली ये टू डायमेंशनल नहीं होती। ठीक है, ये हर डायमेंशन में ही होती है, मतलब ये थ्री डायमेंशनल वेव्स होती हैं। ठीक है, मतलब मैं इसको कोशिश करता हूँ क्योंकि 3D इम्पैक्ट जरा क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मोरलेस शायद मैं इसको बना पाया हूँ या अच्छे तरीके से नहीं बना पाया, पता नहीं आपको ये 3D में समझ आ रही है कि नहीं। शायद एक मिनट अभी ठहरें, थोड़ा और एक्स मारते हैं तो मे बी आपको ये पता चल रहा हो कि जो ट्रांसवर्स वेव एक्चुअली ट्रेवल करती है ना, वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही होती है, यानी हर एक डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये हर एक डायरेक्शन में होती है। मतलब जो क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे होते हैं, हम तो बाहर ये समझते हैं ना कि वर्टिकली क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं, ये वर्टिकली नहीं होते, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली भी होते हैं, ये डायगनली भी होते हैं, ये हर तरीके से आपके पास क्रेस्ट एंड ट्रफ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप ना इनको कन्फाइन करते हैं। बेसिकली आप इनको देखो, अगर आपके पास ना जैसे सनलाइट है, हम सन की बात करते हैं। ठीक है, सनलाइट आती है, आप क्या कर रहे हो, आप ना मालम जब्बा गए हुए हो और आइस स्कीइंग कर रहे हो। ठीक है, तो जो आइस होती है कई दफा बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जैसे ग्लास रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरीके से मतलब ये आइस है और आप यहाँ पे आइस स्कीइंग कर रहे हो। ठीक है, तो जनरली मतलब क्या होता है कि यहाँ से सनलाइट आती है और आपको यहाँ पे मतलब वो क्या कहती है कि रिफ्लेक्ट होती है, आपकी आंखों तक आती है और बहुत ज्यादा ग्लेयर प्रोड्यूस करती है। सेम केस, मतलब मैंने एक एग्जांपल ली, अदरवाइज आप इसको कह सकते हो कि जैसे ड्राइविंग के दौरान आपको सनलाइट जो होती है काफी ज्यादा इरिटेट कर रही होती है और आप सन ग्लासेस लगाते हो। ठीक है, तो सन ग्लासेस लगाते हो तो आपको काफी कूलर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और लगता है कि वाह क्या जबरदस्त बादल निकल आए और धूप कम हो गई, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जो बेसिकली पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी है ना, वो इसी तरीके से है। मतलब ये समझ लो कि आपके पास जो वेव्स आ रही होती है ना, जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, वो इस तरीके से आ रही होती हैं। मतलब वो वर्टिकली भी होती हैं, वो हॉरिजॉन्टली भी होती हैं, वो डायगनली भी होती हैं, मतलब हर डायरेक्शन में आ रही होती हैं। और आप यूज करते हैं यहाँ पे पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर कैसे यूज करते हैं, मतलब समझ लें कि आपने ना यहाँ पे अब की बार ना एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजर यूज किया। हॉरिजॉन्टल पोलराइजर समझ लें कि ऐसा ये आपके पास ग्लास या प्लास्टिक का मटेरियल होता है जो इस तरीके से डिजाइन हुआ होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेव को पास होने देगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव होंगी उनको पास होने देगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। यानी जस्ट इस वाली वेव को ये पास करवा रहा होगा और बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। यानी आपके पास जो स्क्रीन पे वेव आ रही होंगी वो ये वाली जस्ट आ रही होगी। ठीक है, बात समझ आई आपको? जी सर।
ये आप कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है। यार पता नहीं, मुझे लगता है जेड नहीं आता पोलराइजेशन में ना, एस आता है। अच्छा, अब अगर आपके पास, जैसे मैं दोबारा से इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपके पास ऐसे ही यानी डिफरेंट जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं हर एक डायमेंशन में आ रही हैं, और अब की बार आपने ना एक वर्टिकल पोलराइजर यूज किया हुआ है। वर्टिकल पोलराइजर का मतलब ये है कि आपने ऐसा पोलराइजर यूज किया है कि जो जस्ट वर्टिकल ट्रांसवर्स वेव को अलाउ करेगा कि पास कर दें, हॉरिजॉन्टल वाले को ब्लॉक कर देगा। तो होता यही है कि जब आप सन ग्लासेस वगैरह में भी ये प्रिंसिपल यूज कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास जो सन ग्लासेस या पोलराइज ग्लासेस जब आप यूज करते हैं, तो वो इसी वजह से आपको एक वो ग्लेयर कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम ट्रांसवर्स वेव को ब्लॉक कर देता है। जस्ट एक ही पैटर्न की ट्रांसवर्स वेव को जो है ना अलाउ करता है कि वो उसमें से पास कर सके। जैसे अब इस केस में ये इस वाली वर्टिकल ट्रांसवर्स वेव को अलाउ कर रहा होगा कि ये इसमें से पास करें, तो आपके पास स्क्रीन पे या ऐसे ये वाली ट्रांसवर्स वेव जस्ट वर्टिकल वाली पहुंच रही होंगी, बाकी सब ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास यानी नॉर्मली जो रेबैन के ग्लासेस होते हैं ना, रेबैन के ग्लासेस, तो ये कंपैरेटिवली महंगे होते हैं, जिनको वो कहते हैं जी पोलराइज ग्लासेस हैं। आप मार्केट से भी लेने जाओगे ना, तो रेबैन का अगर लेटेस्ट मॉडल आप देखोगे, तो वो कहेगा कि जी ये इसमें एडिशनल फीचर बता के तो ऐसे ही उसके पैसे भी बढ़ा देता है। तो वो ये चीज़ होती है कि पोलराइज ग्लासेस होते हैं, कि आपको अब अंदर की कहानी समझ में आ गई कि वो पोलराइज ग्लासेस क्या करते हैं। वो बेसिकली मैक्सिमम रेज को ब्लॉक कर देते हैं। जो आपकी ट्रांसवर्स वेव आ रही होती है, एक ही पैटर्न वाली रेज को इसमें से पास करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये जो चीज है ये आपके पास मल्टीपल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कह सकते हैं। उनके ट्रांसवर्स वेव कह देते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, छोटी सी नोट लिख रहा हूँ, इसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हुआ था, और ये है कि ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ओनली ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज नहीं होती, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है सुफियान, इसमें कोई प्रॉब्लम, इस पूरे टॉपिक में, पोलराइजेशन वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो चीज़ें आपने करनी है वो है डॉपलर्स इफेक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डॉपलर्स इफेक्ट की भी, तो उसको हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। लेटेस्ट ऐड होने वाली ये चीज़ है जो कि आपके कोर्स में ऐड हुआ है। तो अब डॉपलर्स इफेक्ट पे आते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है? एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट hold। अच्छा जी, आपका है डॉपलर्स इफेक्ट। अब हम डॉपलर्स इफेक्ट को देखने लगे। सबसे पहले ना इस डॉपलर्स इफेक्ट की ना स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
अच्छा, ये होता है द अपेरेंट चेंज इन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। शायद आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, जैसे कि आपके पास, यानी आप गाड़ी चला रहे हो या चलो आप रुके हुए हो, ठीक है, और आपके पास से ना एक ट्रेन गुजरती है, ट्रेन आ रही है दूर से। आपको पहले ऐसे लगता है ट्रेन की आवाज डिफरेंट तरीके से सुनाई दे रही होती है, जैसे जैसे ट्रेन आपके करीब आती है, अगर वो उसी तरह अपना हॉर्न देती जा रही है, जो ट्रेन का एक अपना स्पेसिफिक हॉर्न होता है, तो आपको जैसे जैसे वो करीब आएगी आपको उसको वो डिफरेंट तरीके से सुनाई दे रही होगी, और जब वो आपसे दूर जा रही होगी तो वो आपको डिफरेंट तरीके से सुनाई दे रही होती है, ठीक है। यही जो चीज, जो बेसिकली आप कह लो वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मतलब ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक जो मूविंग सोर्स है, उसकी वजह से जो वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना, ये डॉपलर इफेक्ट है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपको कभी कम कभी ज्यादा फील हो रही है, या समझ लो कि इन अदर केस आपको पता, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम इन्वर्सली लेते हैं, यानी वेवलेंथ कम या ज्यादा या फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा, तो इस वजह से जो आपके पास जो साउंड पहुंच रही होती है उसको हम देख रहे होते हैं। पैसे मिलेंगे ना। अच्छा जी, तो अब ये चीज स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। ये क्या होता है, अपेरेंट चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। Apparent change in observed frequency due to motion of source रिलेटिव टू दी। अच्छा, आपके कोर्स में ये रिलेटिव टू दी स्टैटिक ऑब्जर्वर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो, लेकिन आपके कोर्स में स्टैटिक ऑब्जर्वर है, रिलेटिव टू दी स्टैटिक ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। apparent change in observed frequency due to the motion of the source, जैसे मैंने आपको ट्रेन की एग्जांपल दी, मोशन ऑफ द फोर्स रिलेटिव टू द स्टैटिक ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है जी, स्टेटमेंट समझ में आई। अब हम इस कहानी को जरा डिटेल में समझते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई ना? जी सर। चलें, गुड है यार, एक मिनट है। अच्छा, अब हम जरा डिटेल में देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, और एक्सप्लेनेशन में हम कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट पे एक्सप्लेनेशन में आते हैं और इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या देते हैं, आपके पास ना केस वन है। केस वन हम क्या कहते हैं, केस वन का व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट, दोनों ही रेस्ट पे हैं, ठीक है। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट, अब क्या सिचुएशन होने वाली है भाई, देखो हम केस ले लेते हैं, लेट से मैं ये कहता हूँ आपके पास ना एक एम्बुलेंस है, ठीक है, और एम्बुलेंस कैसी होती है, एम्बुलेंस, ठीक है। लग रही है एम्बुलेंस? अगर नहीं लग रही तो मान लो एम्बुलेंस है, चलो अब शायद लगना शुरू हो गई। ये लो, ये होगी रेड लाइट इस पे, और क्या होता है, और प्लस प्लस का साइन भी नहीं। हाँ जबरदस्त, चलो बिल्कुल ये अच्छी बात की, प्लस का साइन बना देते हैं, ऐसे करके ये प्लस का साइन हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब जो हो गई ये बड़ी प्यारी बन गई यार एम्बुलेंस। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अब आपने ये करना होता है कि देखो ये हो आप ऑब्जर्वर, और ये एम्बुलेंस भी स्टेशनरी है, लेकिन ना ये अपना सायरन बजा रही है। ठीक है, ये सायरन बजा रही है। और ये जो ये बेसिकली ना हमारे पास ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। मैं अगर सोर्स की बात कर रहा हूँ तो उसको, उसकी स्पीड को मैं वीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सोर्स की फ्रीक्वेंसी को एफएस से ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास हो ये रहा है कि ये जो भी अपनी वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है या जो सायरन बजा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे आपके पास ना साउंड वेव एक ही वेवलेंथ की या एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी, कोई कम ज्यादा नहीं हो रही है। अगर आपको मेरी शेप में कम ज्यादा होती नजर आ रही है तो आप उसको जो है इग्नोर कर दो। ठीक है, आपके पास ना ना वेवलेंथ चेंज हो रही है, ना ही आपके पास ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी की आपके पास ना वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या, ठीक है। अच्छा ये अब क्या चीज है, मतलब जो आपके पास सोर्स है ना वीएस, वो उसकी स्पीड है 0। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी को आप कह दो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है एफ एस। ठीक है, और एक चीज को सिंपली हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी। ये मैं भी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ वी क्या चीज होती है। वी आप कहते हैं स्पीड ऑफ वेव, यानी जो वी है ये है आपके पास स्पीड ऑफ वेव। अच्छा, अब थोड़ा सा इस केस को ना मैं अभी जनरली एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सारी कहानी समझ में आ जाती है, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल केस है अभी तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है। तो अभी कोई खास कहानी हो नहीं रही। डॉपलर इफेक्ट कब क्रिएट होगा, जब आपके पास ना यानी ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और आप सॉरी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट की मूवमेंट आपके पास दो तरीके से हो सकती है, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो सकता है या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो सकता है। तो इन सब केसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं ये, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज हम ये नोट करके हम एक चीज लिख लेते हैं, ये ओवरऑल सब केसेस के लिए अप्लाई होगी। बेशक ऑब्जर्व जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या स्टेशनरी है, हर एक केस के लिए चीज अप्लाई हो रही होगी। जो स्पीड ऑफ वेव होती है, स्पीड ऑफ वेव, यहाँ पे आपके पास जो वेव है ना वो साउंड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव, यानी कि यहाँ पे आपके पास, क्योंकि हम एम्बुलेंस के सायरन की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट अपॉन द स्पीड ऑफ सोर्स। ये स्पीड ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करती। एंड डिपेंड्स अपॉन, अच्छा इस पे डिपेंड नहीं करती स्पीड ऑफ सोर्स पे, लेकिन किस पे डिपेंड करती है ये भी हम देख लेते हैं। एंड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अच्छा अब हम आते हैं, यानी ये तो पहला केस हमने, इसमें तो कुछ खैर कुछ भी नहीं हो रहा था। लेट्स से अब मैं केस टू की बात करता हूँ, व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। हम आते हैं जी केस टू पे, और इस केस टू को ये कह रहे हैं व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो आपको क्या होता है, ज्यादा साउंड सुनाई दे रही होती है। ठीक है, ज्यादा साउंड सुनाई दे रही होती है। अच्छा ये कुछ ऐसे सीन हो रहा होता है कि मतलब अगर मैं फिर से एम्बुलेंस बनाता हूँ, क्योंकि जितनी पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दूंगा उतना आपको मतलब, क्योंकि आप लोगों ने कौन सी कभी बुक खोल के देखनी है, तो इसीलिए नोट्स ही ए लेवल के मेन कंसीडर किए जाते हैं। जो मैं आपको दे रहा हूँ या जो आप खुद बना रहे होगे, तो वो कितना इम्प्रेसिव बनाते हो वो चीज़ मैटर कर रही होगी।
तो ये समझ लें ये रही आपकी एम्बुलेंस, ठीक है। और ये ऐसे करके ये रहा प्लस साइन और ये रहा जी इसका सायरन, ठीक है। ये इसका सायरन हो गया। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब जो ये एम्बुलेंस है ना, ये आ रही है जी आपकी तरफ, ये रहे आप ऑब्जर्वर और आप हो स्टेशनरी, ठीक है। अब होता पता है क्या है, अब जब आपकी तरफ आ रही होती है ना तो ये चीज हो रही होती है, जो साउंड इसका सायरन प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास ना इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि ना वेव लेंथ हो रही होती है डिक्रीज। ठीक है जी, ये आप देख रहे हो ना, बेसिकली क्लोजर क्लोजर वेव बन रही है, तो इसका मतलब है आपके पास ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी क्यों इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि वेवलेंथ हो रही है डिक्रीज, तो इट मीन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स जो है ना वो हो रही है आपके पास, बल्कि आप इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ना कहें, ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर कहें, क्योंकि ऑब्जर्वर इन चीजों को ऑब्जर्व करे, ये सारी चीजें सोर्स पे तो मैटर नहीं करती, मतलब सोर्स की वजह से ऑब्जर्वर को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कह सकते हो कि वेवलेंथ ज्यादा है, और जब यानी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर समझ लो, और क्लोजर टू द ऑब्जर्वर जो वेवलेंथ है ना वो आपके पास कम हो रही है, ठीक है। और इसी तरह आप कह सकते हो जो इसकी स्पीड थी वी एस, ठीक है, अब ये जो वी एस है सोर्स की जो स्पीड है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ एस है, ठीक है, जो सायरन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एस है। तो बेसिकली जो इस छोटी सी मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना, वो हम ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी टू द ऑब्जर्वर एक्चुअली ग्रेटर देन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टू द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर तक जो फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है ना, वो जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना उससे वो ग्रेटर है। रीजन समझ में आ रही है, क्योंकि वेवलेंथ आपके पास कम हो रही है, और वेवलेंथ कम होने की वजह से आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को फील हो रही है या ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये उसी तरह की चीज है, जब आपको पता है कि एम्बुलेंस अगर आपके करीब आ रही है तो आपको उसका सायरन ज्यादा लाउडर सुनाई दे रहा होगा, ज्यादा आवाज आ रही होगी, या आप समझ लो कि जो फ्रीक्वेंसी उसकी जो साउंड एनर्जी है वो ज्यादा होगी, साउंड एनर्जी ज्यादा इसी सूरत में हो सकती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही हो। तो ये ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करी होगी जब आपके पास सोर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रही है, यानी एम्बुलेंस टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव कर रही है, ठीक है, क्लियर है। जी। अब आ जाए जी आप केस 3 पे। केस 3 क्या है, व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जी, अब रही आपके पास एम्बुलेंस अब ऐसे जा रही है, सॉरी तो एम्बुलेंस की शेप ही खराब कर दी, चलो।
ठीक है जी, और आप हैं जी यहाँ पे, ऑब्जर्वर है यहाँ पे, एम्बुलेंस जा रही है आपसे दूर, तो हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है कि अब आपको ऐसे लगता है कि जो साउंड आप तक पहुंच रही थी अब वो रिड्यूस होना शुरू हो गई है, मतलब उसकी आवाज या उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो गई है। तो बेसिकली ये चीज हो रही होती है। ठीक है, अब की बार क्या आपको फील हो रहा है, आप आपके पास ना ये बेसिकली वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर आपको पता है कि वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी ना बेसिकली डिक्रीज हो रही होती है, तो फ्रीक्वेंसी टू ऑब्जर्वर एक्चुअली डिक्रीज हो रही है बिकॉज वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो सॉरी, हाँ सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी टू ऑब्जर्वर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी टू ऑब्जर्वर डिक्रीज हो रही है। तो एक्चुअली अब जो फ्रीक्वेंसी टू ऑब्जर्वर है ना वो लेस देन है फ्रीक्वेंसी टू सोर्स। जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी ना, अब ऑब्जर्वर जो साउंड सुन रहा है वो उस वाली से कम है। ठीक है, ये कंक्लूजन भी समझ में आ रही है आपको? ठीक है, और चलिए ये एक दफा मेरा दोबारा। ठीक है, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो अभी एम्बुलेंस क्या कह रही है, एम्बुलेंस ना आपसे अवे जा रही है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन की भी बात है कि आपको जो एम्बुलेंस की साउंड सुनाई दे रही होगी अब वो कम होती जा रही होगी। हालांकि जो एम्बुलेंस का जो सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो तो एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, लेकिन क्योंकि सोर्स आपसे अवे जा रहा है तो जो आपकी तरफ जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं वो आपको उनके दरमियान गैप बढ़ जाता है, यानी आपकी तरफ वाले वेव फ्रंट्स के दरमियान गैप बढ़ जाता है। वेव फ्रंट्स के दरमियान गैप बढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास ना वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। जब वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है तो जो आपके अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी आप तक पहुंच रही होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। तो इट मीन दैट कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर होती है वो एक्चुअली कम हो जाती है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हो रही होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर आपके पास कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? जी। मतलब ये वेव पैटर्न से ही हम पता चल रहा है कि पहले आपके पास जब आपकी तरफ आ रही है तो वेव फ्रंट ज्यादा करीब करीब बन रहे थे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी, अब आपसे वे जा रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा ना कंक्लूजन पे जाते हैं, हमने थोड़ा जनरली इसको डिस्कस कर लिया। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो जो फॉर्मूला है ना उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है आपके कोर्स में, तो हम उस फॉर्मूला पे ना डायरेक्टली बात करते हैं। जो फॉर्मूला है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर जो कैलकुलेट की जा रही होती है ना वो कैसे की जा रही होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं वी से। वी क्या चीज है, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, और डिवाइड कर रहे होते हैं वी से, प्लस माइनस जो फ्रीक्वेंस स्पीड ऑफ सोर्स होती है ना वो कभी इसमें प्लस हो रही होती है कभी इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। कब प्लस होती है कब सब्ट्रैक्ट होती है उस चीज को भी हम देख लेते हैं, लेकिन ये रहा आपके पास इसका फॉर्मूला। जो डॉपलर इफेक्ट में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही है कि जो v है वो क्या है, स्पीड ऑफ वेव है। जो एफ नॉट है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर। जो आपके पास वी एस है वो क्या है भाई, स्पीड ऑफ सोर्स। और जो आपके पास एफ एस है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपके पास निकल रहा होता है। ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, इसी फॉर्मूला पे ना एनालिसिस करते हैं।
एनालिसिस कैसे करते हैं भाई, देखें। सबसे पहली बात हम वही कर लेते हैं जो अभी हमने केस देखा कि व्हेन सोर्स एंड वेव मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन सोर्स एंड वेव मूव इन सेम डायरेक्शन। सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आप की तरफ ही सोर्स आ रहा है, यानी अगर मैं कहता हूं ये रही स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है, और ये रही स्पीड ऑफ वेव जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेव यानी व्हेन सोर्स एंड वेव, जो स्पीड ऑफ वेव है, यानी आपके पास साउंड एनर्जी है ना, तो समझ लो कि विंड की स्पीड आप कह लो, ठीक है। ये दोनों अगर आपके पास एक ही डायरेक्शन में होती हैं, और ये रहे आप जो कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा होगा, जो देखो ये चीज हमने ना वैसे जनरली भी पढ़ी हुई थी जब रिलेटिव स्पीड को पढ़ा था काइनेमेटिक्स में। आप इसको वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो ना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपको एक गाड़ी क्रॉस करती है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो आपको ये फील हो रहा होगा कि जो उसकी स्पीड है ना वो 120 नहीं है, आपको लगेगा ये तो कोई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ऐसे ही है ना? जी जी ठीक है, ये नहीं, हमें जो स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमारी निकलती है वो दोनों स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करके निकल रही होती है। तो यहाँ पे भी जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप कहना जो निकल रही है ना, वो दोनों स्पीड्स क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकल रही होगी। यानी ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, आप इसको कह सकते हैं v माइनस वी एस हो रहा होगा। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, अभी थोड़ा सा मजीद इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां तक क्लियर हुआ? जी सर। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है एफ ऑब्जर्वर एफ एस इंटू वी, और ये कौन सा केस है जब आपके पास सोर्स और जो वेव स्पीड है दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है, v माइनस वी एस हो रहा है। इट मीन दैट डिनोमिनेटर ना डिक्रीज हो रहा है। v माइनस वी एस का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर ना आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज समझ में आ रही है ना कि अगर v माइनस वी एस डिक्रीज होता है, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इंक्रीज हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू पे देख लो, इतना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ना देखो। डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज होता है, लेट से आप किसी भी चीज को पहले डिवाइडेड बाय 5 कर रहे थे और आप डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हो, तो आपको जी पता चल जाता है ना कि मतलब अगर डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो उसकी वैल्यू पहले के निस्बत अब कम आ रही होगी, छोटी वैल्यू आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास उल्टा सीन हो रहा है, अब जितना पहले हम डिवाइड जिससे कर रहे थे, अब आप उससे कम से डिवाइड कर रहे हो, तो ओवरऑल आंसर इंक्रीज कर जाएगा। तो यही वजह है जो हमने एनालिसिस किया था कि जब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर जो एम्बुलेंस आ रही थी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इंक्रीज कर रही थी। तो ये हमें फॉर्मूला से भी क्लियर हो गया। इस फॉर्मूला से भी हमने पहले तो जनरली वेवलेंथ से एनालिसिस करे थे, तो अब हमें इस फॉर्मूला से भी क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 कह लें या सेकंड एनालिसिस कह लें, केस 2। चलो केस की सेंस में बात नहीं करते, हम एनालिसिस की सेंस में बात करते हैं। और ये क्या था, व्हेन सोर्स एंड वेव मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो वी, ये रहा ऑब्जर्वर, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और आपके पास जो वेव स्पीड है वो है इस वाली डायरेक्शन में।
v इस वाली डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी। तो जनरली आपको ये चीज पता है कि ये उसी तरह ही, जैसे आप अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, तो आपको अगर कोई 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रॉस करता है, तो आपको ये लगा होगा कि पता नहीं क्या तूफानी रफ्तार से वो चला गया। एक्चुअली आपको उसकी स्पीड 120 नहीं फील हो रही होगी, आपको उसकी स्पीड 220 फील हो रही होगी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम बात करते हैं ना, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है ना, जो ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो आपके पास कैसे हो जाती है, यानी इसको भी हम लिख लेते हैं, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हो जाएगी v प्लस वी एस। ठीक है, ये यहां तक बात तो समझ में आ गई ना, यानी सोर्स इस डायरेक्शन में है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस वी एस हो रही होगी। ठीक है, और अब इसके अकॉर्डिंगली हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर को देखते हैं कि वो क्या हो रहा होगा। अच्छा जी, अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो यही वाला जिसको हमने लिखा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, अब एफ एस इंटू वी डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस हो रहा है। यानी अब की बार डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, यानी v प्लस वी एस अगर हो रहा होता है तो इट मीन दैट डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो ध्यान समझ आई बात। कब आपने v प्लस वी एस करना है, कब आपने v माइनस वी एस करना है, और उसकी रीजनिंग, उसकी लॉजिक, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अच्छा देखो, एक चीज ना आपने थोड़ा सा A2 में पढ़नी है, और वो ये चीज होती है, जैसे थोड़ा सा तो आपको आइडिया है ना कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी लाइट की होती है, कौन से लाइट कलर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। जी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से लाइट कलर की होती है। कौन सी लाइट की? कलर, आपको 7 कलर्स का पता है ना, आपने ओ लेवल को इसी स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली रॉय जी बिव करके याद किया था। ठीक है, और मतलब आपने उसको यानी रॉय जी बिव करके याद किया था, और आपने ये कहा था कि रेड है और एंड वाला वॉलेट होता था। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस कलर की होती है, अभी लेटेस्ट भी आपने इसको पढ़ा है। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में शायद आपने इसको याद किया हुआ था ओ लेवल में, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस कलर की होती है। मतलब नहीं, जिसमें हमने याद किया हुआ था उससे एक तो वो था ना, वो रॉय वाला जो था उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो उस उसके साथ रेड रेड की ज्यादा होती है और फिर वायलेट की सबसे कम। नहीं, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, तो भाई उल्टा बोल रहे हो आप, वॉलेट की जी भाई फ्रीक्वेंसी साहब। ज्यादा होती है। और आपने एक चीज याद रखनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, ये प्लैंक्स इक्वेशन है जो कि आपको A2 में पढ़ाई जाएगी, वो है E इज इक्वल टू एच एफ। इससे ये पता चलता है कि जितनी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी जोन सा कलर वॉयलेट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, इट मीन दैट वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लाइट होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप रेड और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे होगे, तो ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी रेड की निस्बत ज्यादा है, तो रेड से ज्यादा ऑरेंज की एनर्जी होगी। इसी तरह येलो की एनर्जी ऑरेंज से ज्यादा होगी, और इसी तरह फिर ब्लू ग्रीन आ जाता है, ब्लू आ जाता है, ये सारी चीजें हैं। तो आपके पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होती है, और एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होने से सम टाइम पे जो लाइट आपको नजर आ रही होती है ना, वो अपने कलर चेंज कर रही होती है। जैसे मैं आपको इधर एक थोड़ा सा डॉपलर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात है, ये हम इसको कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। अच्छा, ये क्या होता है, ये भी ऑब्जर्वेशन की बात है कि द कलर ऑफ द विजिबल लाइट इज शिफ्टेड टू, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
फर्स्ट पॉइंट है शिफ्टेड टू ब्लू। क्यों भाई, ब्लू क्यों होता है? अच्छा, शिफ्टेड टू ब्लू आप कह सकते हो इफ अ स्टार मूव टूवर्ड्स अर्थ। देखो आपने ये चीज पढ़ी थी ना कि अगर आपकी तरफ कोई चीज मूव कर रही है ना तो वेवलेंथ कम हो रही होती है, वेवलेंथ कम हो रही होती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही होती है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो आपके पास एनर्जी इंक्रीज करती है। इसीलिए आपको ब्लू कलर की लाइट नजर आ रही होगी अगर स्टार ना अर्थ की करीब आ रहा है, और आपको रेड कलर की लाइट नजर आएगी, आपको रेड कलर की लाइट नजर आएगी जब स्टार अवे फ्रॉम अर्थ जा रहा है। ठीक है, अब देखो मैं यही चीज लिख रहा हूं, इफ अ स्टार मूव अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, देखो अवे फ्रॉम अर्थ जा रहा है ना तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि वेवलेंथ इंक्रीज कर रही होती है, इट मीन दैट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, इट मीन दैट एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो रेड की एनर्जी ब्लू की निस्बत कम होती है एज बिकॉज ऑफ ये प्लैंक्स इक्वेशन जो मैंने आपको भी सामने एक रेफरेंस भी दिया हुआ है कि एनर्जी डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी पे। और यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जब टूवर्ड्स अर्थ आ रहा होता है तो स्टार की एनर्जी ज्यादा होती है, ये और अवे फ्रॉम अर्थ जा रहा होता है तो स्टार की एनर्जी कम होती है। तो जो लाइट हमें टुवर्ड्स अर्थ के केस में नजर आ रही होती है वो ब्लू आती है, और अवे फ्रॉम अर्थ के केस में जो नजर आ रही होती है वो रेड आती है। इस चीज को आप बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ये भी डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है इस वजह से है। और ये वाला आपके पास होता है रेड शिफ्ट।